लक्ष्मणपुर नाम के गांव में पद्मा और कृष्णा नाम के पति पत्नी थे, जिनकी एक बेटी थी। उसका नाम शोभा था। उनकी जिंदगी आराम से कट रही थी। शोभा मन लगाकर पढ़ा करती थी। यूं ही दिन बीत रहे थे। आराम से चल रही उनकी जिंदगी में अचानक एक तूफान सा आया, जिसने उनकी जिंदगी को तितर बितर कर दिया था। कृष्णा का देहांत हो गया। कम से कम वो अपने पति का आखिरी चेहरा भी नहीं देख पाई थी, क्योंकि ट्रेन के नीचे मौत होकर उसके टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। अंतिम संस्कार की विधि पूरी हुई। दिन बीत रहे थे। हर कोई पद्मा को सांत्वना देने आया करता। शोभा इस बात से अनजान थी कि पिता का देहांत हुआ है। दीदी, पापा कब आएंगे? कहाँ गए हैं? माँ बता नहीं रही। आप ही मुझे बताओगी। मासी, आप तो बताओ ना, पापा कहाँ गए हैं? इस तरह आने वाले हर किसी से पूछा करती। पापा जरूर आएंगे बेटा, ऐसा कहकर वहां से चले जाया करते। यूं दिन बीत रहे थे। अमेरिका से कृष्णा की बहन शांति वहां आती है। घर पहुंचकर वो सीधे अपने भाभी के गले लगकर जोर जोर से रोने लगती है। भाभी, मैं भाई का आखिरी चेहरा भी नहीं देख पाई। ऐसा दुर्भाग्य किसी बहन का ना हो। उस पर पद्मा ने कहा, सिर्फ तुम ही नहीं, मैं भी तो उनका आखिरी चेहरा नहीं देख पाई। ऐसा कहकर वो भी फूट फूट कर रोने लगी। शांति ने पूछा, आखिर ये कैसे हुआ भाभी? पद्मा ने बताया, क्या कहूँ शांति, कह रहे थे पड़ोस गांव जाना है, कह रहे थे कोई जमीन सस्ती मिल रही है, कहा कि हम उसे खरीद लेंगे, कह रहे थे अपनी जिंदगी अब बदल जाएगी। ऐसे कई बातें कही। मैं बहुत खुश हो गई थी। ध्यान रखने के लिए कहकर उन्हें भेज दिया। वे जब तक वहां पहुंचे, ट्रेन पहले से ही प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। टिकट्स लेकर जब तक वो ट्रेन के पास पहुंचते, वो वहां से हिल चुकी थी। दौड़कर उसमें चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। इतने में ही ये हादसा हो गया। यूं कहते कहते टूट गई। शांति भी रो रही थी। यूं और दिन बीते। शोभा हर बार की तरह अपने बुआ से पूछती, बुआ, आप तो बताओ ना कि पापा कहाँ गए हैं? माँ तो पिताजी के बारे में कुछ नहीं बताती। बुआ, आप बताओ, पापा कब आएंगे? पापा भगवान के पास गए हैं। वहां से वो तुम्हारे लिए नए पापा को भेजेंगे। तुम अपने नए पापा के साथ बहुत खुशी खुशी रह सकती हो। तुम्हारे नए पापा तुम्हारे लिए नए खिलौने, नए कपड़े और चॉकलेट्स बहुत कुछ ला कर देंगे। उसकी बातें सुनकर शोभा बहुत खुश हुई। अरे वाह, बहुत बढ़िया है। मुझे नए पापा चाहिए, मुझे नए पापा चाहिए। ऐसा कहकर तालियां बजाने लगी। पापा जरूर आएंगे, अब तुम जाओ खेल लो। ऐसा कहकर मन बहलाती है। शोभा ने बात मानी और उछलती कूदती बाहर खेलने चली गई। शांति की बातें सुनकर पद्मा वहां आई। ये तूने क्या किया? भला बच्चों से कोई ऐसी बातें करता है? ऐसी बातें उनके मन में घर कर जाती है। भाभी, मैंने जो कहा सच ही कहा है। आपको सच में दूसरी शादी करनी होगी। आपको खुश रहना होगा। इस तरह अकेले कब तक जियोगी? अभी आपकी इतनी उम्र नहीं हुई। ये कैसी बातें कर रही है तू? मेरी शादी हो चुकी है, बेटी भी है। दूसरी शादी को समाज नहीं मानेगा। मुझे सर झुकाकर चलना होगा। मैं नहीं करूंगी। पर शांति ने उसकी बात नहीं मानी। देखो भाभी, अब समाज के लिए जी नहीं रही, अपने लिए और अपनी बेटी के लिए जी रही हैं। लोगों की बातों के डर से हमें रुकना नहीं चाहिए। मेरी बात मानो, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। ऐसे लाख समझाया पर वो नहीं मानी। बेटी के बार बार पिता के लिए पूछने पर शांति ने अपने भाभी को शादी के लिए मनवाने की कोशिश की। पद्मा के पास कोई चारा नहीं था। उसने दूसरी शादी के लिए हाँ कही। कुछ ही दिनों में अनिल नाम के एक आदमी से पद्मा की शादी कराई जाती है। नया साल, नई जिंदगी, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। शांति ने अपनी नौकरी का तबादला मुंबई में करा लिया और वहीं पर रहने लगी। कभी कभी अपनी भाभी से मिलने आया करती। ठीक 1 महीने के बाद शांति पद्मा के घर आई। वहाँ कोई नहीं था। शोभा अकेली ही घर पर थी। बुआ, ऐसा कहकर जोर से पकड़कर रोने लगती है। क्या हुआ शोभा, ये तुम रो क्यों रही हो? मुझे ये नए पापा नहीं चाहिए। मुझे पुराने वाले पापा चाहिए। पहले वाले पापा मुझे बहुत प्यार करते थे। ये वाले पापा मुझे बहुत मारते हैं। ये देखो मेरे घाव। शोभा ने रोते हुए अपने घाव दिखाए। शांति ये देखकर चौंक गई। बेटा, तुम साफ साफ बताओ, हुआ क्या है? कुछ दिन पहले मैं पापा के पास गई थी। पापा, पापा चलो ना, हम कुछ खेलते हैं। अरे ओ बच्ची,
मुझे पापा पापा कहकर मत बुलाओ। क्या मुझे और कोई काम नहीं जो मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा? ऐसे चिल्लाकर मुझे मारा। मैं रोती रोती माँ के पास गई, पर माँ ने पापा को कुछ नहीं कहा। पता है, उल्टा मुझसे ही कहा कि मुझे पापा को सताना नहीं चाहिए। मेरा पापा के पास जाने का मन किया, खेलने का मन किया, तब भी मैं उनके पास नहीं जा रही। पर मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए जाती हूँ तो वो हर बार मुझे मारते हैं। 2 दिन पहले मैं फिर से उनके पास गई। पापा, मैं चॉकलेट खरीदूंगी, 2 रुपए दो ना। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि मुझे पापा मत बुलाओ? और क्या पैसे पेड़ पर उगते हैं? तू रुक, तू ऐसे नहीं मानेगी। ऐसा कहकर मेरे हाथ पैर बांधकर आग के पास लेकर गए। बोलो कि आज के बाद मुझे पापा नहीं बुलाओगी, वरना इस आग में फेंक दूंगा। तब मैंने रोते रोते कहा, मैं आपको पापा नहीं बुलाऊंगी, मुझे छोड़ दो, डर लग रहा है, मारो मत। मैं बहुत चिल्लाई। ये आप क्या कर रहे हैं? छोटे बच्चों के साथ कोई ऐसा बर्ताव करता है? ऐसा कहकर मुझे बचा लिया। उस दिन से माँ और पापा में झगड़े हो रहे हैं, मुझसे कोई बात नहीं कर रहा। ऐसे रोते हुए कहने लगी। उसकी बातें सुनकर शांति को बहुत दुख हुआ। नहीं बेटा, तुम्हें अब ये सब सहने की जरूरत नहीं। तुम्हारे लिए ही तो मैं यहाँ पर नौकरी कर रही थी। अब हम अमेरिका वापस चले जाते हैं, वहाँ तुम्हें किसी बात की दिक्कत नहीं होगी। वैसे मम्मी पापा गए कहाँ हैं? शोभा ने बताया, वो खेती पर गए हैं। शांति ये जानकर एक पत्र लिखती है और उसे दरवाजे पर छोड़कर शोभा को साथ लिए वहाँ से निकल जाती है। शाम होते ही माता पिता घर वापस लौटे। पद्मा ने वो खत पढ़ा। बेटी की वजह से तुम दोनों में झगड़ा हो, ये मैं नहीं चाहती। तुम दोनों के बीच कोई तनाव नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैं शोभा को हमेशा के लिए ले जा रही हूँ। मेरे साथ वो अमेरिका जा रही है। आज के बाद तुम्हारी कोई बेटी नहीं। शोभा को मैं अपनी खुद की बेटी की तरह पालूंगी। आज से ये बंधन टूट जाता है। ऐसा खत में लिखा था। पत्र पढ़ते ही माँ, हे भगवान। इस पर सौतेला बाप बोला, पनौती से छुटकारा मिला। यूं ही दिन बीते। अब पति पत्नी खुशी से रह रहे थे। शांति और शोभा भी अमेरिका में खुशी से रहने लगे थे। गोविंदपुर नाम के एक गांव में रमेश और छुटकी नाम के बाप बेटी रहा करते थे। रमेश खेती का काम कर अपनी बेटी की देखभाल किया करता था। रमेश को अपने बेटी से अपार प्यार था और बेटी भी अपने पापा के पास पैसे ज्यादा न होने के कारण किसी चीज की जिद नहीं किया करती थी। छुटकी वैसे तो बहुत छोटी थी, पर बहुत होशियार थी। गांव के कई लोग मछली पकड़ने का काम किया करते थे। एक दिन रमेश अपने बेटी के पास आकर बोला, बेटा छुटकी, खेती में कितनी मेहनत करने के बाद भी मुनाफा ज्यादा नहीं हो पा रहा है। उस पर खेती के लिए बहुत लागत लग रही है। बिना लागत के भी पैसे कमा पाऊं, ऐसा कोई काम मैं करना चाहता हूँ। जिस तरह गांव के कई लोग मछलियां पकड़ते हैं, मैं भी वही काम करने की सोच रहा हूँ। इस काम में कोई लागत नहीं लगेगी। बहुत बढ़िया सोचे पापा, पर क्या आपको मछली पकड़नी आती है? क्योंकि मैंने आपको कभी मछली पकड़ते हुए नहीं देखा। तब रमेश ने कहा, हाँ बेटा, मैं पहले मछलियां पकड़ने जाया करता था नदी में, पर मेरा नदी में जाकर मछलियां पकड़ने से तुम्हारी माँ को बहुत घबराहट होती थी। वो हमेशा मेरे पीछे ही लग जाया करती थी कि ये काम छोड़ दो, पर मैं उसकी बात नहीं मानता था। तेरे जन्म के बाद तेरी माँ का देहांत हुआ, तब से मैं नहीं जा रहा हूँ। अब हमें पैसों की ज्यादा जरूरत है, इसलिए अब तो जाना ही पड़ेगा। मछलियां पकड़ने के लिए जाल और बाकी चीजें ले आता हूँ। ऐसा कहकर रमेश बाहर निकल पड़ा। जैसे सोचा था, अगले सवेरे ही रमेश उठकर जाल और बाकी जरूरी चीजें लेकर नदी की ओर निकल पड़ा। पहले से ही वहाँ पर नवीन नाम का एक मछुआरा खड़ा था। रमेश की ओर देखकर नवीन हंसने लगा। क्या बात है रमेश, तुम मछलियां पकड़ने आए हो? तुम्हें आती है मछली पकड़ना? तुमने क्या सोचा, मछलियां पकड़ना तैरने जितना आसान काम है? तुम्हारे बस की बात नहीं। जाओ जाओ, अपने भूखी बेटी को अपने नाकामयाबी के किस्से सुनाकर सुला दो। इस तरह अपमानित कर उसे चिढ़ाता है। तब रमेश ने कहा, अपनी बकवास बंद करो। तुम जब अपने पैरों पे खड़े भी नहीं हुए थे, तब से मैं मछलियां पकड़ रहा हूँ। ये तो वही बात हो गई, जैसे बछड़े ने ही कहा हो गाय से कि घास चरना सिखाता हूँ। तुम्हारी बातें भी कुछ ऐसी ही है। ऐसे रमेश ने कहा, ये कहावतें सुनने में अच्छी लगती है। जिस समय तुम मछलियां पकड़ा करते थे, तब के तरीके अभी काम नहीं आएंगे।
अब आधुनिक तरीके हैं, तुम्हारे जमाने के तरीके से अब मछलियां पकड़ में नहीं आएंगी, ऐसे नवीन ने कहा। पर रमेश ने नवीन की बातों को अनसुना किया और मछली पकड़ने के लिए जाल बिछाया। इस तरह कई कोशिशों के बाद भी जितना रमेश सोच रहा था उतनी मछलियां वो नहीं पकड़ पाया। मैंने कहा था ना तुमसे कि तुम्हारे तरीके काम नहीं आएंगे। जाओ जाओ, जितनी भी मछलियां तुमने पकड़ी है उसी को पकाकर खा लेना। इस तरह मजाक उड़ाते हुए उसने कहा। रमेश ने जितनी भी मछलियां पकड़ में आई थी उतने लेकर घर पहुंचा। रमेश ने अपनी बेटी छुटकी से कहा, बेटा छुटकी, मैंने ज्यादा मछलियां पकड़ने के लिए बहुत प्रयास किया पर इतने ही पकड़ पाया हूँ। मैं बेचने जितने मछलियां नहीं पकड़ पाया, बस इसी को आज पका लेना। पापा, मेरे पास एक सुझाव है। आपको जितनी मछलियाँ मिली है हम उन्हें ज्यादा कीमत में बेचे, ऐसा मेरे पास एक उपाय है। अब बताती हूँ। आप हर दिन जाकर जितने भी मछलियाँ पकड़ पाओ उतने ले आओ। मैं आपको एक बढ़िया सा उपाय बताती हूँ। अगले सवेरे रमेश मछलियाँ पकड़ने निकल पड़ा। छुटकी ने जितनी मछलियाँ पकड़ी थी उन्हें आंगन में रख दी। छुटकी ने अपने पास रहे गोंद को पौधों में लगा दिया। पकड़ी हुई सारी मछलियों को लेकर उसने गोंद जहां चिपकाया था वहां उन मछलियों को चिपका दिया। बड़ी मेहनत से छुटकी ने उन मछलियों को इस तरह चिपकाया जैसे वो पौधों में ही उगी हो। ये देखकर रमेश भी बहुत चौंक गया। फिर छुटकी गांव में गई और सभी ध्यान से सुने, हमने हमारी खेती में मछली की फसल उगाई है। बहुत ही कीमती मछलियां हैं ये। पानी में मिलने वाली मछलियों से भी पौधों में उगने वाली मछली ज्यादा लाभकारी है। इसीलिए जीवन में कम से कम एक बार ऐसे पौधों में उगे मछलियों को खाना चाहिए। ऐसा अपने आयुर्वेद शास्त्र में भी लिखा है। क्या आपने नहीं पढ़ा? छुटकी की बातें सुनकर सारे भौचक्के होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। ऐसा कहकर छुटकी तुरंत अपने खेती के पास गई। पौधों में उगने वाली मछलियाँ सेहत के लिए बहुत ही लाभकारी है, ये जानकर सभी लोग उसकी खेती के पास उमड़ पड़े। इतने में राजू नाम का आदमी रमेश के पास आकर, भाई रमेश, एक बहुत बढ़िया सा मछली जरा मेरे लिए तोड़ के लाना। वैसे एक मछली की कीमत क्या है? उस पर रमेश ने कहा, 5 मछली के 100 रुपए। तब छुटकी ने कहा, 500 रुपए एक मछली के, पूरे 500। उस पर राजू ने कहा, हाँ, कोई बात नहीं, मेरे सेहत के लिए 500 रुपए क्या बड़ी चीज है। ऐसा कहकर 500 रुपए देकर एक मछली खरीदा। इस तरह गांव के कई लोगों ने मछलियां खरीदी। इस तरह रमेश और छुटकी ने बहुत पैसे कमा लिए। तब रमेश ने कहा, बेटा छुटकी, इस तरह लोगों को अंधेरे में रखकर पैसे कमाना सही बात नहीं है, ये बहुत गलत है। पापा, जब आप मछलियां पकड़ने गए थे तब उन मछुआरों ने आपकी कितनी बेइज्जती की थी, क्या आप भूल गए? गांव का हर मछुआरा ऐसा ही है, इसलिए मैंने इस तरह से उन्हें सबक सिखाया। अब तो हमारे पास बहुत पैसे हो गए हैं ना, अब हम इन पैसों से एक अच्छा सा व्यापार शुरू करेंगे, और वो भी ईमानदारी से। ऐसे छुटकी ने कहा।